स्टडिंग फिजिक्स, सेक्शन का नाम है थर्मल फिजिक्स। प्लीज टेल मी, हमने इसमें पहला चैप्टर कौन सा वाला पढ़ा जी? पहले चैप्टर का नाम क्या था? काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। कि मैटर जो है कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स जो हैं वो काइनेटिक हैं। इसमें किसी को परेशानी है? पार्टिकल्स का जो काइनेटिक होने का एविडेंस है वो हमने किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू साबित किया? आई थिंक इट वाज ब्राउनियन मोशन। कौन जनाब साहब? दिस वाज समथिंग एक्स्ट्रा जो मुझे अभी पढ़ाना पड़ा, अदरवाइज मैंने काइनेटिक पार्टिकल मॉडल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा दिए थे। नंबर 1। नंबर 2, फिर मैंने आपको सेकंड चैप्टर के तौर पर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाना स्टार्ट किया कि हीट करोगे तो क्या क्या होगा, हीट करोगे तो टेम्परेचर राइज होगा, उसका फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ाया हुआ था MC डेल्टा T के नाम पर। हीट करोगे तो स्टेट चेंज होगी, उसका फॉर्मूला भी हमने पहले से पढ़ाया हुआ था M into LF या M into LV के नाम पर। अभी रिसेंटली हमने क्या पढ़ाया कि हीट करोगे तो टेम्परेचर तो राइज होगा ही होगा, साथ साथ क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन भी होगी। तो ये हमारे पिछले किसी चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। गैसेस के लिए था, सॉलिड्स के लिए ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था, तो हमने सॉलिड्स की एक्सपेंशन का जिक्र कर लिया आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होगी। मैंने नोट्स में भी लिखवाया और एक आध आपको हैंड आउट भी दिया है, और एक जो आपको हैंड आउट दिया उसमें और जो ग्रुप के ऊपर भेजा होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ फर्क है। ग्रुप के ऊपर आई भी है कोई फाइल है जी? नहीं? किस किसने देखी है जी? चलें, कुछ लोगों ने देखी है, आप लोग भी बराए मेहरबानी देख लीजिएगा, जिसमें वो ट्रेन वाली मेरा ख्याल से पटरियों की तस्वीर भी लगी हुई है। ठीक है, तो जरा ग्रुप के ऊपर देख लीजिएगा, मैंने भेजा हुआ है। बहरहाल मैंने कल जो जिक्र करना था वो कर दिया। अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ, अभी मैं थर्मल फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। और तीसरा चैप्टर क्या है? दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। ये हमारा तीसरा चैप्टर है जनाब साहब। पहले दो चैप्टर्स को तो 2-2 मिनट में ही हो गए, बिकॉज क्यों जी? मतलब उनमें इतना ज्यादा मुझे लंबा चौड़ा 6-6 दिनों का चैप्टर नहीं बनाना पड़ा, बिकॉज काम उसका बैकग्राउंड में हुआ हुआ था। उनमें से कुछ ना कुछ एक टॉपिक जो था वो रहता था, तो मैं उसके ऊपर जितना डिस्कस करना चाहता था मैं कर रहा था। खैर मेरे नोट्स कितने भाई? यहाँ नोट्स पड़े होते हैं यार। नहीं है जी, ऊपर होंगे, डायरी शायरी यहाँ पर होगी, वहां देखिए। अच्छा, तो बताना बस ये चाह रहा हूं, लेकिन ये इस चैप्टर के बैकग्राउंड नॉलेज हमारे पास इतना नहीं है, इसको शायद हमारे 2-3-4 दिन लग जाए। के साथ साथ इसको आप और क्या कह सकते हैं? यू कैन से कि इसका नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ क्या जनाब साहब? और ये जो हीट एनर्जी है इसको ट्रांसफर करने में मेरा क्यों इंटरेस्ट है, देखें। लिखना छोड़ेंगे प्लीज, पेज आपके पास मौजूद है, ध्यान मुझे आप सबका बहुत ज्यादा चाहिए। हमने सबसे पहले कौन सी एनर्जी पढ़ी है? इससे पिछला मेरा जो सेक्शन था, कैन यू प्लीज टेल मी क्या नाम है पिछले वाले सेक्शन का? ऊंचा बोलेंगे। मैकेनिकल फिजिक्स। क्या जनाब साहब? मैकेनिकल फिजिक्स में भी आप लोगों ने, जो मुझे सबके सब जवाब चाहिए, मुझे ऐसे सुमन बुकमन वाली क्लास नहीं चाहिए। मैं जब कुछ पूछ रहा हूं तो कम से कम एक यकजुमा होकर एक आधा वर्ड मुझे लाजमी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं पिछले सेक्शन का नाम क्या था? मैकेनिकल फिजिक्स। ठीक है, मैकेनिकल फिजिक्स में जो एनर्जी थी, एनर्जी का नाम क्या था? मैकेनिकल एनर्जी। क्या नाम था बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी की किस्में कितनी थी? 2। कौन कौन सी? एक काइनेटिक और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये तो वैसे ही होती, किस वजह से थी? इसका तो चक्कर ही क्या था, मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर ले जाए
तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी वाली होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है, हमने वहां पे भी पढ़ा था कि ट्रांसफर नहीं, वो ट्रांसफर नहीं था, वो था एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ वन एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, व्हाट इज दिस। यहाँ पे जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट ड्रॉप कर दें तो क्या होगा, उसका जीपीई जो है वो कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, जीपीई जो है वो एक्सचेंज होगा विद काइनेटिक, या मैं ये भी कह सकता हूँ जीपीई ट्रांसफर कर जाएगा किसमें, काइनेटिक में। वहां तो हम कहते थे कि वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्स इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके लिए हमने पता नहीं कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी डिजाइन कर दिया था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। ठीक है, बहरहाल अभी इस वक्त मैं क्या समझाना चाहता हूं, इस वक्त मैं आपको एनर्जी का, कौन से वाली एनर्जी का ट्रांसफर समझाना चाहता हूं, थर्मल एनर्जी का। और याद रखिएगा कि पिछले वाले चैप्टर में जब मैं ट्रांसफर समझा रहा था तो बेसिकली वो वन फॉर्म से, हाँ दिया था, ट्रांसफर की बात कर रहा था कि एक होता है जब आप पिछले चैप्टर की फिनोमेना को डिस्कस करते हैं तो वहां जब मैंने ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाया तो मैंने वहां पे आपको कहा वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट्स या एक्सचेंजेस या ट्रांसफर्स इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपकी इतला के लिए है, मैं अभी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी का दूसरे में ट्रांसफर नहीं सिखाऊंगा। मैंने आपको क्या सिखाना है, मैंने आपको हीट एनर्जी का ट्रांसफर सिखाना है। बेसिकली मैं जो एग्जांपल आपको थोड़ी देर पहले देने लगा था वो ये वाली एग्जांपल थी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आते हैं, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है। क्या है, कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है इसके अंदर, इसके अंदर जीपी स्टोर्ड है। हाँ, जब आप इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, आप इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये जीपीई से काइनेटिक में ट्रांसफर होगी। मिसाल के तौर पर जब तक ये पेन यहाँ है ना इसके अंदर जीपी, जब तक इसको यहां से आगे लेके जाके ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक वो नीचे ड्रॉप होगा नहीं। तो नीचे कन्वर्ट होने के लिए, जीपीई को काइनेटिक में कन्वर्ट होने के लिए आपको यहां से इसको, हाँ यहां ला के स्टोर कर देते तो स्टोर हो जाएगी, मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे जाके रख लेते हैं तो पड़ी रहेगी, इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। बट थर्मल एनर्जी का प्रॉब्लम यह है जो मर्जी कर लें वो कहीं पे पड़ी भी नहीं होती। थर्मल एनर्जी जो भी करेंगे वो कहीं पर आप ये नहीं कहेंगे सर स्टोर कर दी है, मतलब इसके अंदर तो जीपी, मतलब इसको इस जमीन से उठाकर इस मुकाम पे लाकर यहाँ रख दिया, यहाँ जब रख दिया तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर जीपी स्टोर हो गया। अब जीपीई अगर आपको चाहिए या आपने जीपी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको इस प्लेटफॉर्म से उठाकर इधर करना पड़ेगा, ड्रॉप करेंगे तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, तब खुद ब खुद जीपी किसी और में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो थर्मल वाली एनर्जी है, ये जो हीट वाली एनर्जी है, इसका मसला ये है कि जिस किसी के पास भी है तो वहां जमा नहीं रहती। क्या नहीं होती, आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है किस किस चीज के पास थर्मल एनर्जी होती है? मैं उसकी सबसे पहली मिसाल सूरज की दे देता हूं आपको। किसकी मिसाल दे देता हूं, हम जो हमारा ये दिन का फिनोमेना है सूरज से रिलेटेड है। सूरज के अंदर हीट एनर्जी है ना, उसके अंदर थर्मल एनर्जी है ना, जिसको हम शायद सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या वो एनर्जी सूरज के अंदर रहती है हमेशा? क्या हम तक नहीं आती? हम तक आती है ना, है जी। सूरज चाहे या ना चाहे, जिस कुदरत ने, अल्लाह ने बनाया है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी कहीं रह ही नहीं सकती। वो एनर्जी कहीं जमा होके कहीं पर आप उसको कंपोज करके छोड़ ही नहीं सकते। जैसे ही छोड़ेंगे वो क्या होगा, उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। क्या होगा, मतलब उसमें से हीट एनर्जी ने उस जगह से कहीं दूसरी जगह तक जाना ही जाना है। हाँ, जाना कैसे वो एक अलग बात है। मैं सिमिलरली आपको एक और मिसाल देता हूँ। सूरज की मिसाल से जमीन पर आते हैं, बल्ब है या कोई हीटर शीटर होता है, व्हेन इट इज ऑन उसको देखते हैं। उसमें से क्या, जब हीटर को आग लगी होती है, मतलब उसमें से हीट एनर्जी जब उसमें पैदा हो रही होती है, क्या सिर्फ पैदा होके वहीं रहती है? नहीं, वो तो निकल जाती है। वो तो निकलती है उसमें से। हीट किस शक्ल में निकलती है वो बात की बात, मैं भी शक्ल का, मैं उसके निकलने का नाम नहीं पढ़ाना चाहता।
मैं बस आपको ये एग्जांपल्स देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात आपको ये पता चल जाए कि जो थर्मल एनर्जी है या ये जो हीट एनर्जी है, इसका प्रॉब्लम क्या है। इसका प्रॉब्लम ये है, ये स्टेशनरी है ही नहीं, मतलब ये कहीं पर पड़ी हुई होती ही नहीं है, ये कहीं पर किसी के अंदर जमा हुई भी, स्टोर हुई भी होती नहीं। ये स्टोर हुई भी हो ना, क्या करती है, ये हर हॉटर ऑब्जेक्ट में से निकलने की कोशिश करती है। चाहे वो सूरज है, चाहे वो हीटर है, चाहे वो बल्ब है, ये चाहे वो आप हैं कि चाहे वो मैं हूं। अगर मैं कहूँ मेरी बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा है, आई होप आप में से जो बायोलॉजी पढ़ता है उसको पता है इंसानों की बॉडी में रेस्पायरेशन चल रही होती है, और उस रेस्पायरेशन के नतीजे में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। और हमारी बॉडी में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, बड़ी मुश्किल से हमारी बॉडी उसको क्या करती है, अपने अंदर रखती है। बाकी मेजॉरिटी हीट एनर्जी हमारी बॉडी में से इंफ्रारेड जो भी कुछ बनकर निकल जाती है, आई होप आपने सुना होगा, हमारी बॉडी में से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती रहती हैं। अब निकलती कौन सी है, वंस अगेन दोबारा बात की बात है कि हमारी बॉडी में से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा, ठीक है। हाँ, आपको और हमें नहीं लगा, अगर वो जो इंफ्रारेड वाला कैमरा होता है, बल्कि इंफ्रारेड वाले कैमरे को छोड़े, मुझे कोई मूवी का सीन याद आ गया, आपने वो बल्कि बड़ी पुरानी मूवी है प्रेडेटर। प्रेडेटर में जो बला है, बला को इंसान नजर ही कैसा आता है, बला को इंसान नजर ही हीट रेडिएशंस की सूरत में आता है। किस किसने देखी है प्रेडेटर मूवी जनाब? बला समझ आ रही है, आर्नल्ड समझ आ रहा है, ठीक है जी। वो एक चूहा भी उसको नजर आता है किसी सीन में, ठीक है जी। तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, खैर जो भी है जो नहीं है उसको नजर ही क्या आ रहा है, वो हीट नजर आ रही है, बिकॉज इंसान की बॉडी में से क्या निकल रहा होता है, हीट रेडिएशन निकल रही होती है। तो बला को पता नहीं अल्लाह ने आंखें कैसी अता की होती हैं कि उसको बंदे नजर नहीं आते, उसको हीट नजर आती है। जहां जहां हीट नजर आती है वो गोली मार देती है। बला का कारनामा क्या है, जहां उसको हीट नजर आएगी डज, ठीक है। खैर क्या होता है क्या नहीं होता पूरी मूवी तो नहीं बता सकता मैं आपको। बहरहाल मैं बस आपको ये साबित करना चाहता था कि इंसानों की बॉडी में से भी क्या निकल रहा है। अगर हमारी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी पैदा हो रही है तो हम उसको अपने अंदर स्टोर नहीं कर, क्या पता वो क्या होता है, एटीपी तो पता नहीं, एडीपी कुछ होता है, कैसे स्टोर करते हैं उसको, एनर्जी पैकेट पता नहीं कुछ कहते हैं ये, कि जी एनर्जी पैकेट लगा करके जमा कर दिए, ऐसा एनीवन बायोलॉजी? फैट्स में स्टोर्ड होती है बेटा, जो फैट्स में स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। वो जो मुझे एटीपी एडीपी सब खराब है, मुझे मेरी बायोलॉजी बड़ी खराब है। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड है, मुझे लगता है वो केमिकल जो जैसे खाने में एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी है, खाने में जो स्टोर्ड है, फूड में जो स्टोर्ड है, पेट्रोल में जो स्टोर्ड है, ठीक है। जो हमारी बॉडी खाना खाने के बाद रेस्पायरेशन का रिएक्शन करती है, उस रिएक्शन के अंदर जो खाने का जो ग्लूकोज है वो पता नहीं CO2 प्लस वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है, और उसके साथ साथ जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का क्या सीन है, वो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होती। मेरा ये मशवरा है, मेरा ये मानना है, वो एनर्जी हीट की शक्ल की है। हीट की तो रेडिएशन होती है, निकल रही होती है बॉडी में से बाहर। हाँ, अब उसमें से हम कौन कौन सी एनर्जी को यूज करके बातें कर रहे हैं, कौन कौन सी एनर्जी को यूज करके बॉडी के डिफरेंट और रिएक्शंस कर रहे हैं, कौन कौन सी एनर्जी को यूज करके मैं यूं चल रहा हूं, कैसे मेरी साइंस है कैसे नहीं है, इसका मुझे नहीं पता। ये बायोलॉजी में होगा कि जी वो एनर्जी में से कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, कितनी एनर्जी हीट बनकर लॉस हो रही है, ये आप बायोलॉजी में कभी पढ़ लेंगे। मुझे इतना पता है, अगर वो हीट एनर्जी निकली है तो उसने निकलना ही है बाहर, उसने कहीं पे स्टे नहीं करना। अब उसको आपकी बॉडी किस तरह इस्तेमाल करती है, मतलब बातें करने के लिए हम कैसे एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, हम चलने के लिए कैसे एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, हम सोचने के लिए कैसे, जो हमारी बॉडी है बहुत सारे काम करती है भाई, तो जो ढेर सारे इतने काम करती है उसी एनर्जी को यूज करके करती होगी ना। अब उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज कैसे करती है, और उस एनर्जी में से, नहीं मेरा टॉपिक नहीं है, मुझे करना भी नहीं चाहिए बायोलॉजी, मेरा आपको ऐसे ही पता है मेरी बायो खराब है। मैं बायोलॉजी वाली मिसाल उसमें सिर्फ इतनी मिसाल दूंगा, कौन सी वाली, जो हीट पैदा हुई है वो निकल भी रही है, मुझे निकलने वाली का पता है, जो स्टोर हो रही है वो नहीं पता। एटीपी बोला मैंने, एडीपी बोला है, मैं कहीं सुना था, पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो क्या होता है, बायोलॉजी के टीचर से पूछेगा। बहरहाल मुझे आपको ये साबित करना है कि हीट जो है ना बेटा जी, कहीं पे भी है, मिसाल के तौर पे गर्म पानी है यार कहीं पर है, तो गर्म पानी के अंदर भी जो हीट है ना वो पानी के अंदर नहीं रहती,
क्या होती है, वो उसमें से भी निकलती है, ठीक है। सूरज से निकल रही है, हीटर में से निकल रही है, हम इंसानों में से निकल रही है। और मैं अगर यहाँ कहीं गर्म पानी का गिलास रख दूं, इनको पता है गर्म पीना होता है, ठंडा ला के रखते हैं। अगर ये गर्म पानी होता तो इसने क्या करना था, इसने भी अपनी बॉडी में से हीट रेडिएशंस निकालनी थी। अब वो रेडिएशंस निकालनी थी या कंडक्शन करनी थी या कन्वेक्शन करनी थी, असल मेरा ये टॉपिक है। पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता था वो क्या है कि थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी is a type of energy that is never stored inside the object, that always try to move from one object to the other, ठीक है। एंड किस ऑब्जेक्ट में से किस ऑब्जेक्ट में इसने जाना है, इसने हमेशा कोशिश करनी होती है कि इसके आसपास जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो हीट एनर्जी को रिलीज करता है और जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये फिनोमेना पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जब से बनी है तब से हो ही जा रहा है। क्या हॉटर ऑब्जेक्ट्स हीट एनर्जी को अपने आप से निकालते हैं और कोल्डर ऑब्जेक्ट्स हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्या, फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू क्या, टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। यहां तक किसी को परेशानी है? एनीवन? ओके। अब जो ट्रांसफर होती है, हमारा सिलेबस क्या कहता है भाई, तुम्हें वो 3 तरीके पता होने चाहिए कि हीट एनर्जी ट्रांसफर होती कैसे है, ठीक है। इससे पहले कि वो 3 तरीके क्या है, आपके पास जो नोट्स मौजूद हैं आप जरा प्लीज चेक करेंगे। मैंने शुरू में कुछ 4-5 लाइनें लिखवाई हैं, मैं उन 4-5 लाइनों को एक्सप्लेन करके आगे जाना चाहूंगा। आप में से अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। थर्मल फिजिक्स के नोट्स नहीं है तो हाथ खड़ा कर दें। क्यों नहीं है बच्चों? पिछले से एब्सेंट, हाथ खड़ा करें जी प्रॉपर्ली। 1 2 बहन जी आपके पास 3 4 5, ठीक है जी। ये नोट्स यहाँ से जीनिया तक पहुंचा दें। जीनिया अपने वो जो स्कैन होगी कॉपी उसमें लगाने, थोड़े कलर्ड है ये। बाकियों को क्या मिलेगा जी, बाकियों को ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट मिल जाएगा, ठीक है जी। 5 प्रिंट्स चाहिए बेटा। आप एक काम करोगे, ऊपर जाके बता दो स्टाफ में से किसी को कि थर्मल फिजिक्स के 5 नोट्स चाहिए। ये ले भी जाओ बल के साथ। जीना थोड़ी देर के लिए इनको ये दे दें और बताया ये वाले 5 प्रिंट्स चाहिए, ठीक है। सुनो जी, एनीवन प्लीज रीड आउट क्या लिखा है थर्मल फिजिक्स के नोट्स के अंदर। पहले तो मैंने थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है। इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स द स्टडी ऑफ हीट। एक काम करेंगे, अंडरलाइन द वर्ड हीट, इसको बोले क्या, थर्मल एनर्जी। बेसिकली थर्मल फिजिक्स के बारे में क्या कहना चाहिए, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या, थर्मल एनर्जी। फिर उसके बाद उसको हीट बोलें। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या जनाब साहब, थर्मल एनर्जी। और फिर क्या, और फिर हीट। अच्छा नाउ यू नो, यहां से आगे मैंने नीचे आपको समझाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले कि हीट क्या चीज होती है। एनीवन प्लीज रीड आउट द फर्स्ट सेंटेंस कि जो थर्मल एनर्जी है या हीट एनर्जी है, इसके साथ क्या नोट्स लिखवाए गए हैं कि हीट एनर्जी क्या चीज है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद क्या, विद क्या, विद द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस या क्या, या सम रेडिएशंस। हीट एनर्जी का ताल्लुक 2 चीजों के साथ है, पार्टिकल्स के साथ या रेडिएशंस के साथ। तो मैं पूरा चैप्टर मेरा 2 बातों पर रहेगा, या तो हीट होगी पार्टिकल्स के अंदर या हीट होगी किसके अंदर, रेडिएशंस के अंदर। फिर अगर मैं पार्टिकल्स वाली बात करूं तो पार्टिकल्स के अंदर अगर हीट एनर्जी है कैसे होती है, पार्टिकल्स के अंदर हीट एनर्जी कैसे होती है। पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, पार्टिकल्स आई होप यू नो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और जब पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उनके अंदर हमने कल पढ़ा था वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती होगी। लिक्विड के पार्टिकल्स अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उनके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती होगी। गैस के पार्टिकल्स अगर रैंडमली मूव कर रहे हैं, हैपहाजर्डली मूव कर रहे हैं, तो उनके अंदर रैंडम काइनेटिक एनर्जी होगी।
खैर जिस किसके अंदर जो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, पार्टिकल्स के अंदर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से और क्या क्या होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो अब अगर मैं कहूं पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, तो पार्टिकल्स के अंदर इस किस्म की जितनी भी एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल, उन सबको टोटल करेंगे ना, तो उस टोटल को कुल मिला के क्या कहेंगे, उस टोटल को कुल मिलाकर हम हीट एनर्जी कहेंगे। कि अगर मैं कहूँ किसी सब्सटेंस में कितनी हीट एनर्जी है, तो मैं कहूँगा उसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की जितनी काइनेटिक एनर्जी है और फिर उन पार्टिकल्स की जितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, उनका जो सम है, वो सम क्या है, वो सम थर्मल या हीट एनर्जी है। तो एक काम करने क्या लिखा है, हीट इज द सम ऑफ क्या, ऑल द टाइप्स ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए। असल में पोटेंशियल एनर्जी में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हमें डिटेल में सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया गया है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी 3 किस्मों का है, याद रखिएगा बच्चों, लिखना छोड़िए प्लीज सब किस्म। एक किस्म कौन सी है पोटेंशियल वाली, कि जनाब साहब वो ग्रेविटी के चक्कर में जब आप जमीन से दूर लेके जाएंगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ पार्टिकल्स की ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टिकल्स के अंदर खुद से भी एक फोर्स है। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या जनाब साहब, उस इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। और मुझे मालूम है कि ये थोड़ी अलग से एक्स्ट्रा से बात थी, इसलिए मैंने क्या किया है, जाके देखें पेज के हेडर पे कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा मैंने वहां पे पेज के हेडर पे, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज क्या, इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। सो व्हाट, सो द एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज क्या, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा साइड पे स्पेसिफाई किया है कि कौन से वाली पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ, मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मेरे और जमीन के दरमियान में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मैं अगर जमीन से एक कदम ऊपर हूं तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जबकि मैं नीचे आऊंगा तो क्या करूंगा, नीचे आ जाऊंगा। खैर बहरहाल मैं जितना ऊपर जाऊंगा, जितना दूर जाऊंगा जमीन से, मेरी जीपी उतनी ज्यादा होती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही पार्टिकल्स में भी क्या होता है उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। जितना वो पार्टिकल्स दूर जाते हैं, मतलब उनकी फोर्स को ओवरकम किया जाता है, जितना पार्टिकल्स को दूर किया जाता है उतना उनका ईपीई ज्यादा होता है। खैर यहां से आगे मैं नहीं जा पाऊंगा बिकॉज मैंने ईपीई का आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। मैंने किसका फॉर्मूला पढ़ाया, ईपीई को आप जस्ट एज एन आइडिया इन्वॉल्व कर लें। और अगर आप ईपीई का जिक्र नहीं भी करते तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मार्क्स आपको वो दे देगा सिर्फ क्या बोलने पर, काइनेटिक एनर्जी बोलने पर। क्या बोलने पर, अगर आप ये भी कह देना कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद क्या, all the types of kinetic energies of all the particles in a substance, तो मुझे लगता है एग्जामिनर ने आपको पूरे नंबर दे देने हैं। क्या कर देना है भाई, लेकिन एक बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। आप हीट वाले जुमले को पढ़ें, पोटेंशियल को छोड़कर। किसको छोड़कर, पोटेंशियल को छोड़कर। मुझे पढ़ाइए क्या लिखा हुआ है, हीट इज द क्या, सम ऑफ क्या, all the types of kinetic energies of all the particles in a substance। ये तो हो गया हीट। कैन यू प्लीज टेल मी, मैंने किसी जमाने में टेम्परेचर को भी डिफाइन किया होगा, एनीवन कैन यू टेल मी के टेम्परेचर कैसे, नो नो, यस एग्जैक्टली, टेम्परेचर वाज डिफाइंड एज क्या, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। फर्क महसूस करें जरा बच्चों, प्लीज फर्क महसूस करें। हीट की डेफिनेशन में क्या लिखा है, sum of all the types of kinetic energies of all the particles in a substance।
तो जब आप तमाम पार्टिकल्स की तमाम किस्म की काइनेटिक एनर्जीज का सम लेते हैं, क्या करते हैं, मतलब ऐड करके टोटल एनर्जी की बात करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी को क्या कहा जाता है, हीट एनर्जी कहा जाता है। अब आपको मालूम है हीट में और टेम्परेचर में थोड़ा फर्क है कि नहीं, फर्क है ना। तो मतलब टेम्परेचर क्या चीज है, वो सम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज नहीं है, वो क्या है, एवरेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज है। अब आप कहेंगे सर को फर्क है, भाई बहुत बड़ा फर्क है। मैथ्स आती है बच्चों, मैथ्स आती है। मैं कहूं जी मैंने आज कल जो है तो क्या बोलते हैं 14 घंटे पढ़ाया है, आज जो है मैं 11 घंटे पढ़ाऊंगा, कल के दिन जो है मैं 13 घंटे पढ़ाऊंगा। तो आप जरा मुझे प्लीज बताइए कि मेरी एवरेज क्या होगी। नहीं पहले एवरेज छोड़ें, पहले मुझे बताएं मैंने टोटल कितना पढ़ाया है। तो टोटल करेंगे तो सीधा सीधा ऐड होता जाएगा, ऐड होके तो बहुत ज्यादा जवाब आएगा। फिर मैं कहूं मैंने ऑन एन एवरेज कितना पढ़ाया है, तो आप सबको ऐड करके डिवाइड बाय, अगर आपने 2 वैल्यूज ऐड की हैं तो आप डिवाइड बाय 2 करेंगे, अगर आपने 3 वैल्यूज ऐड की हैं तो आप डिवाइड बाय 3 करेंगे, अगर आपने 4 वैल्यूज ऐड की हैं तो आप डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो बेटा जी मुझसे अगर आप किसी ने पूछना है सर आपके टीचिंग आवर्स कितने हैं, तो वो तो बेटा जी फिर हजारों लाखों आवर्स बन जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी ने पूछना सर जी आपकी एवरेज टीचिंग कितनी है, हाँ तो फिर वो क्या होगी, वो बहुत हुआ तो इन छुट्टियों में मतलब ये आखिरी 3 महीनों में 12 आवर्स पे जाती है, अदरवाइज माय एवरेज टीचिंग आवर्स आर 8 आवर्स, ठीक है जी। मतलब पूरी जिंदगी का अगर मेरे पिछले 20 सालों के कैरियर की एवरेज निकाली जाए, मुमना कितनी निकलेगी, 8 आवर्स निकलेगी, ठीक है जी। तो खैर बहरहाल कहने का मतलब ये है टोटल कुछ और होता है, टोटल का सेंस कुछ और होता है, और एवरेज का सेंस जो है वो कुछ और होता है। यहाँ पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का टोटल का सेंस कुछ और है, एवरेज का सेंस कुछ। अगर आप टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो मैं उसको क्या कहूंगा, हीट एनर्जी कहूंगा, और अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो मैं उसको क्या कहूंगा, मैं उसको टेम्परेचर कहूंगा। आप इस बात को याद रखेंगे, मैं इसको ए लेवल में फॉर्मुलेट भी करूंगा। अभी तो मुझे क्या कहा गया है कि मुझे इसको क्वालिटेटिवली डिस्कस करना है। क्या करना है जनाब साहब, आई होप मैंने आपको कल परसों आधे घंटे का लेक्चर दिया है क्वालिटेटिव डिस्कशन के ऊपर और क्वांटिटेटिव डिस्कशन के ऊपर, कि हमारा सिलेबस मैंने पहले सेक्शन में तो कोशिश की कि मैं हर कॉन्सेप्ट को क्या करूं, मतलब मैंने जब मैकेनिकल फिजिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने हर चैप्टर को, हर टॉपिक को क्वांटिटेटिवली समझाने की कोशिश की, हर 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 टॉपिक को क्वांटिटी बनाया, या बेस या ड्राइव्ड या फॉर्मूला बनाया। लेकिन अभी थर्मल फिजिक्स में मुझे बहुत सारी जगहों पर क्या कहा जा रहा है कि भाई तुमने ढेर सारी क्वांटिटीज नहीं बनानी, तुमने क्या करना है, तुमने क्वालिटेटिवली डिस्कस करना है। बड़ी मुश्किल से एक हमने वो MC डेल्टा T पढ़ाया है और एक हमने वो MLF पढ़ाया है, और आधी क्लास कहती है सर हमारा तो MLF है ही कोई नहीं, है जी। किस किस का ये नहीं है लेटेंट हीट, आपने कल पढ़ी थी कुछ, वो क्या बोल रहे थे, स्पेसिफिकेशंस पढ़ रहे थे, तो किसकी स्पेसिफिकेशंस में नहीं लिखा लेटेंट, हाँ जी IG वाले, तो IG वाले तो उस क्लास में 100 बच्चे बैठे, खड़े करो जी IG वाले हाथ खड़ा करो। तो भाईजान आप सबकी इतला के लिए अर्ज है, मैंने MA पढ़ाया आपको, किसी को मसला है इस बात से, ठीक है। हाँ वो GC वाले भी तो क्लास में है, उनके पास है वो M×LF वाला फॉर्मूला, ठीक है। मेजोरिटी जो IG वाले बच्चे हैं उनकी इतला के लिए अर्ज है कि मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट उनके सिलेबस में है, बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट भी उनके सिलेबस में है, मेल्टिंग और बॉइलिंग के वक्त हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है ये भी उनके सिलेबस में है, मेल्टिंग और बॉइलिंग के वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ये भी उनके सिलेबस में है। क्या नहीं है, वो जो हीट प्रोवाइड करेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो कुछ का है और कुछ का नहीं है, तो मैं क्या करूं, मतलब जो पढ़ाया वो भी कुछ का है कुछ का नहीं है। तो अभी जो मेरे दिमाग में एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है ऑफ द, याद रखें ऑफ द पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स की ना एवरेज तो चलो बड़ी आसान है, यू नो व्हाट, टोटल काइनेटिक एनर्जी जब मैंने निकालनी है ना तो मुझे लग समझ आनी है। क्यों, कैसे लग समझ आएगी, उधर मैंने कल एक फुल स्टॉप लगाया था, मैंने क्या कहा था फुल स्टॉप में क्या है, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं, तो मैं उधर एक एक एटम का पकड़ के कैसे पूछूं उससे कि तुम्हारा मास क्या है,
तुम्हारी स्पीड क्या है, तुम्हारी स्पीड का स्क्वायर क्या है, मैंने हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर करना है, और फिर एक पार्टिकल का पहले मैं हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर करूँ, फिर सारों का हाफ एम वी स्क्वायर ऐड करूँ। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये काम मैं भी वो लेवल में करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक, किस किस्म की क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो वहां मेरा मकसद ही क्या था, बेस समझाना और डेराइव्ड समझाना। टेम्परेचर की यूनिट्स भी पढ़ाई होंगी, केल्विन है, हीट की यूनिट्स पढ़ाई होंगी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो जूल्स होएगी। ठीक है, वहां पे मैंने कोशिश की होगी कि जनाब साहब क्या करें, हीट जो है ना, चूंकि वो एक डेराइव्ड क्वांटिटी है तो उसका क्या होना चाहिए, उसका फार्मूला होना चाहिए। तो मैंने उसका फार्मूला ही बनाया हुआ है कि जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं तब फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी होता है, और जब स्टेट चेंज करते हैं तब फॉर्मूला एम इंटू एल एफ या एम इंटू एल वी होता है। यहाँ तक किसी को मसला है? और भी फार्मूले हैं, मैं इस वक्त पढ़ाऊंगा। ठीक है, और अब जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, अब इस मुकाम पर उसने काफी हद तक जो मैंने नोट्स दिए हैं, आपको चारों पेजेस के ऊपर एक भी फार्मूला नजर नहीं आएगा। नहीं, बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा नजर आएगा जो मैंने वैसे ही लिख दिया होगा। क्यों? क्योंकि अब डिमांड क्या है, अब डिमांड है क्वालिटेटिव डिस्कशन की। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि उनको क्या करें, उनको क्वालिटेटिवली डिस्कस करें। और आप देख रहे हैं कि थर्मल फिजिक्स में मैं जब से वो ये जो हैंडआउट्स आपको दे रहा हूं, मैं बोर्ड पर लिखने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नोट्स टाइप कॉन्सेप्ट है। मुझे तो फिजिक्स वो वाली पसंद है, कौन सी वाली, फार्मूले लिखने वाली, ड्राइव करने वाली, प्रोपोर्शनैलिटियों वाली, वैल्यूज पुट करने वाली, यूनिट्स निकालने वाली, क्वांटिटी समझाने वाली, बेस समझाने वाली, ड्राइव समझाने वाली। और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्वांटिटेटिव तो चल ही नहीं रहा, यहाँ तो क्वालिटेटिव चल रहा है। तो क्वालिटेटिव तो कहानी होती है, कहानी मैंने आपको लिख के दे दी है, पढ़ो। हाँ, समझा रहा हूँ साथ साथ। कौन कौन सी कहानी मिसिंग थी, एक कहानी जो है तो ब्राउनियन मोशन वाली मिसिंग थी, वो पिछले 2-3 लेक्चर में समझा दी। एक कहानी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड वाली मिसिंग थी, वो समझा दी। अब एक कहानी है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन वाली, वो समझाने लगा। इससे पहले कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पे जाऊं, आई वुड लाइक कि इस लाइन को अंडरलाइन करें जहां क्या लिखा था, हीट इज द सम ऑफ क्या गर्म पानी चाहिए, हीट इज द सम ऑफ क्या, all the types of kinetic and potential energies of all the particles in a substance। मैं चाहता हूं इस पेज के बिल्कुल टॉप पे जाएं, इसी जुमले को देखें, इसी जुमले के पैरेलल, मतलब बिल्कुल पेज के हेडर पर टेम्परेचर का जुमला लिखना है मैंने। इस पूरी लाइन में क्या चीज चेंज करूं, एवरेज। क्या? अभी आपने अपने आप को याद रखवाना है, पेपर में अक्सर डेफिनेशन आती है, और वो यही चेक करना चाहता है कि क्या बच्चा इतनी क्वालिटेटिव डिस्कशन कर कर आया है, क्या उसको पता है कि मैं जब उससे हीट पूछूंगा तो क्या लिखेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा, सम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा। और जब मैं उससे टेम्परेचर पूछूंगा तो क्या लिखेगा, इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। प्लीज पेज के हेडर पे जाइए और वहां क्या लिखिए, इट इज द क्या, टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर इज द क्या, टेम्परेचर इज द measure of average kinetic energy। temperature is the measure of average kinetic energy of the particles in a substance। of the particles in a substance। and please don't ask me कि सर जी ये आप इसको फार्मूला बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? हाँ, मैं इसका फार्मूला बनाऊंगा ज़रूर, अभी नहीं, ए लेवल के अंदर बनाऊंगा। वहाँ पर यहाँ जिस जिस टॉपिक को क्वालिटेटिवली कहा गया है, ए लेवल में जाकर क्या करेंगे, यही कहेंगे क्यों कहा है क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली पढ़नी होती है फिजिक्स, क्यों पढ़े क्वालिटेटिवली। खैर क्या करें, गुजारा चलाएं। ओ लेवल का जिसने सिलेबस डिजाइन किया, कहता भाईजान हर चीज का फार्मूला बनाया तो तू पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अगर मैंने हर चीज का फार्मूला बना दिया, जो कि है, अगर आपके सिलेबस में हर बात का फार्मूला आ गया तो
तो आप कहेंगे सर जी मैं तो फॉर्मूला रट रट के मर गया हूँ, ठीक है, तो फिर तब आपके अलग नखरे स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए उसने क्या किया, भाई एक आधा सेक्शन थोड़ा थियोरेटिकली पढ़ ले, ठीक है, क्योंकि उसको पता है थर्मल फिजिक्स की काफ़ी सारी साइंस केमिस्ट्री में बच्चे ने पढ़ी हुई है। तो कहते हैं यार एक आधे चैप्टर तो आसान करते हैं इसके लिए। कैसे आसान किया मैंने, कैसे आसान किया, मैंने दोबारा पढ़ाया ही नहीं। क्या बोला भाई, तुम्हें सारा मैंने पढ़ाया है केमिस्ट्री के अंदर, और वहाँ जितनी फिजिक्स चाहिए थी मैंने वो फिजिक्स वहाँ डिस्कस कर ली थी। बहरहाल क्या रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, उसकी तरफ आ गए। लेकिन मैं भी किस पे जोर दे रहा था, प्लीज बताइए कोई भी, अब्दुल्ला महसूद आप बताएंगे, अगर आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, 4 नंबरों का सवाल है, क्या क्या लिखेंगे? टेम्परेचर इज द एवरेज, मतलब इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सब्सटेंस। हीट एक नंबर इधर आ गया। हीट क्या होता है? इसमें वैसे बेहतर है कि ऑल द काइनेटिक के साथ पोटेंशियल भी ठोक जाए, लेकिन अगर आप पोटेंशियल नहीं भी लिखते तो नंबर नहीं कटेंगे। फिर एक और चीज, अभी तो 2 नंबर हुए, 2 और नंबर लेने हैं। हीट होती है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बेस क्वांटिटी होती है और एक, चलो इस तरह भी लिखा, मतलब एक आपका बहुत पुराना चैप्टर आ गया जो मैंने शुरू में कहा था कि टेम्परेचर और हीट में क्या फर्क है। क्या फर्क है जनाब साहब? बेस और ड्राइव वाला फर्क है। और एक अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कि दोनों का ताल्लुक पार्टिकल्स के साथ है, दोनों का ताल्लुक पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ है। एक का ताल्लुक टोटल काइनेटिक एनर्जी के साथ है, मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ है। दूसरे का ताल्लुक एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ है। तो सम करें तो कुछ और जवाब आता है, एवरेज करें तो कुछ और जवाब आता है। बहरहाल दिस इज, अदरवाइज दोनों चीजें क्या है, दोनों किस फिजिक्स में है? टेम्परेचर और हीट दोनों थर्मल फिजिक्स के अंदर होती हैं। दोनों का ताल्लुक ऑब्जेक्ट की थर्मल प्रॉपर्टीज के साथ है, थर्मल क्वांटिटीज के साथ है। थर्मल बेस क्वांटिटी, थर्मल डिराइव्ड क्वांटिटी। थर्मल बेस क्वांटिटी कौन है? टेम्परेचर। थर्मल डिराइव्ड क्वांटिटी कौन है? हीट। किसी को मसला इस बात से? आगे चलेंगे। सो अच्छा एक और लफ्ज भी है यहाँ पर, एक और लफ्ज क्या लिखा है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्या है? प्लीज अंडरलाइन द वर्ड इंटरनल एनर्जी। कि सब्सटेंस के अंदर क्या सीन होता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, मिसाल के तौर पर ये एक पानी है, पानी के अंदर एक एनर्जी है। क्या है? पानी के अंदर किधर? पानी के पार्टिकल्स के अंदर। कौन सी वाली? बहुत ज्यादा माइक्रो या पिको या नैनोस्कोपिक पे जाएं तो क्या होगा, वो काइनेटिक या पोटेंशियल। जनरली देखें तो क्या सर, पार्टिकल्स के अंदर इंटरनल एनर्जी है। कौन सी इंटरनल एनर्जी है? सब वो थर्मल एनर्जी है या हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, और अगर किसी सब्सटेंस की बात हो रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सेम चीज होती है। तो एक ही चीज के बहुत सारे अल्फाज हैं। कौन कौन से अल्फाज हैं आप सब? थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, और क्या क्या? इंटरनल एनर्जी, और एक और वर्ड भी है वैसे, क्या? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। ये सब कुछ अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब क्या भाई, ये सब एक ही चीज है। अब आपकी मर्जी है कि आप थर्मल एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पूरे सिलेबस में, या आप हीट एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पूरे सिलेबस में, या आप इंटरनल एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पूरे सिलेबस में, या आप सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज का लफ्ज ऑफ द पार्टिकल्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पूरे सिलेबस में, या जब जब आपका जो जो दिल आता है आप वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अप टू यू। आई बिलीव these are not 4 different words, these are all one word। एक ही बात है, एक ही नाम है। हाँ बात है कि नाम 4 हैं। क्या क्या नाम है? थर्मल एनर्जी भी नाम है, हीट एनर्जी भी नाम है, इंटरनल एनर्जी भी नाम है, और काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स का सम, ये भी उसका नाम है। आप में से इन 4 नामों को लेकर किसी के पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। सो अगला जो टॉपिक मैंने क्या लिखा, द मोमेंट आई से कि इंटरनल एनर्जी है, उधर ही मैंने क्या कहा है कि जनाब साहब इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी मेजर्ड। क्यों?
बिकॉज आप एक एक पार्टिकल का मास, एक एक पार्टिकल का स्पीड, एक एक पार्टिकल की काइनेटिक, एक एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर सबको ऐड, तो फिर आप क्या मेजर कर सकते हैं? यू कैन ओनली मेजर कि इस ऑब्जेक्ट में से उस ऑब्जेक्ट तक हीट निकली कितनी है। क्या हुआ? आप सिर्फ क्या मेजर कर सकते हैं कि किसी भी हॉटर ऑब्जेक्ट में से हीट निकली कितनी है, या किसी भी कोल्डर ऑब्जेक्ट ने हीट एब्जॉर्ब कितनी की है। वैसे आप ये कैसे मेजर करेंगे? जिसमें से हीट निकली है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी निकली है पता कैसे चलेगा? एम सी डेल्टा टी, कि इसका मास कितना था, इसका सी कितना था, और इसका टेम्परेचर कितना कितना चेंज हुआ है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा इसमें से कितनी एनर्जी निकली है। और अगर उस एनर्जी को किसी और ने अब्जॉर्ब कर लिया है तो आप ये भी पता कर लेंगे कि उसने अब्जॉर्ब कितनी की है। सुनो भाई, कितनी अब्जॉर्ब करेगा वो? जितना उसका मास होगा, जितना उसका सी होगा, और जितना उसका टेम्परेचर राइज हुआ होगा, ठीक है, उतना एम सी डेल्टा टी लगा लेंगे उसके ऊपर। लेकिन एम सी डेल्टा टी से क्या हम एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी निकाल रहे हैं? हम उससे सिर्फ ये निकालते हैं कि थर्मल एनर्जी चेंज कितनी हुई है। मिसाल के तौर पे पानी है ना, मैं अगर कहूँ जी पानी इनिशियली था 25 डिग्री पर, मैंने उसको हीट कर दिया, हीट करके 40 डिग्री पे पहुंचा दिया, तो क्या आपने इसके अंदर एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाली है? आपने पता क्या निकाला है? आपने तो निकाला है कि यार जब गर्म हुआ था ये, जब ये टेम्परेचर चेंज हुआ था इसका, तो इसके अंदर कितनी क्या आई थी, कितना हीट इसने एब्जॉर्ब की थी वो निकाली है। आपने इसकी टोटल हीट एनर्जी नहीं निकाली। और अगर मैं कहूं ये 40 डिग्री पर पानी था, मैंने रख दिए, थोड़ी देर में 25 डिग्री पर आ गया, तो आप क्या मेजर कर सकते हैं कि इसने थर्मल एनर्जी लॉस कितना किया है? जितना इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है उस हिसाब से एम सी डेल्टा टी लगा लें। तो जो आपने एम सी डेल्टा टी पढ़ा है, आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि वो किस चीज के लिए पढ़ा है? वो हम असल में बेसिकली एनर्जी का चेंज पढ़ते हैं। जब टेम्परेचर चेंज होता है तब हम एनर्जी का चेंज डिटरमिन करने के लिए उस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। वो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ सब्सटेंस नहीं निकालता, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन अ सब्सटेंस नहीं निकालता, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस नहीं निकालता, वो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस नहीं निकालता। तो सिर्फ क्या निकालता है? हाउ मच एनर्जी हैज बीन एक्सचेंज्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर। जिसने लूज किया है कितना टेम्परेचर लूज हुआ है, पता चल जाता है कितनी एनर्जी निकली है। जिसने गेन किया है, जिसने टेम्परेचर राइज किया है, कितना टेम्परेचर राइज किया है, पता चलता है इतनी एनर्जी उसने अब्सॉर्ब कर लिया। योर क्वेश्चन प्लीज। क्या करें? किसको? तो देखें पहले मुझे आप समझाएं, आपके दिमाग में वैक्यूम चेंबर है कैसा? ऊंचा बोलें। अच्छा, मैंने तो अभी तक आपको कोई एक आधी ट्रांसफर भी नहीं सिखाई, आप मुझसे चौथी ट्रांसफर पूछ रहे हैं। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तो मैंने ये भी नहीं समझाया कि इसमें से कंडक्शन के थ्रू कैसे निकलती है, कन्वेक्शन के थ्रू कैसे निकलती है, रेडिएशन के थ्रू कैसे निकलती है, सॉलिड टू सॉलिड कैसे जाती है, लिक्विड टू लिक्विड कैसे जाती है, लिक्विड टू गैस एनर्जी कैसे जाती है, वैक्यूम में से एनर्जी कैसे जाती है। मैं भी जब वो समझा लूँ फिर आप मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा वाला। बहरहाल मैं जिस बात पे फंसा हुआ हूँ वो बात कुछ और है भाई। वो ये है, मैं फिर चला गया हूँ क्वांटिटेटिव फार्मूले की तरफ। कौन से वाला फार्मूला? वो एमसी, वो तो सबका है ना, उस पर तो किसी को लड़ाई नहीं कि सर मेरा नहीं है उसका नहीं, सबका है ना भाई। वो जो फार्मूला है, क्या उस फार्मूले से, अली आसिफ ध्यान देंगे, उमर मेरी तरफ ध्यान देंगे, क्या उस फार्मूले से आपको क्या निकलता है? यू नो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ, मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी के पानी में टोटल कितनी एनर्जी वो निकलता है? क्या हमने एमसीटी पढ़ा हुआ है? क्या फॉर्मूला एमसीटी है? क्या फॉर्मूला एमसी डेल्टा टी का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जब चेंज होगा तो उस वक्त हम देखेंगे कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, ये कितनी हीट रिलीज की है। वो जो फार्मूला आपने पढ़ा है एमसी डेल्टा टी, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब का फार्मूला है या हीट एनर्जी रिलीज्ड का फार्मूला है?
वो टोटल इंटरनल हीट एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, और ए लेवल में भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी मेजर करे। सिर्फ क्या मेजर करते हैं कि कितनी हीट एनर्जी एक्सचेंज होती है, उसको मेजर किया जाता है। बहरहाल मैं इस टॉपिक से निकलना चाहूंगा। अब ये जो हीट एनर्जी एक्सचेंज होती है बेसिकली फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर, ये मेरा टॉपिक है। उसके दौरान एनर्जी कितनी एक्सचेंज हुई है मेरा टॉपिक नहीं है। ये एनर्जी एक्सचेंज होती कैसे है, एक ऑब्जेक्ट एनर्जी रिलीज करता कैसे है, दूसरा ऑब्जेक्ट एनर्जी अब्सॉर्ब करता कैसे है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक एनर्जी जाती कैसे है, और जब एनर्जी जाती है तो इसके ट्रांसफर को कहते क्या क्या है, ये मेरा टॉपिक है भाई। क्या मेरा टॉपिक नहीं है? मैं अगर ये कहूं कि कितनी एनर्जी निकली है, कितनी अब्सॉर्ब हुई है, कितनी है, मैं पढ़ा चुका हूं भाई। एमसी लेटर टी मैंने पढ़ाया हुआ है। मैं इस वक्त क्या पढ़ाना चाहता हूं कि अगर इसमें से हीट एनर्जी निकल रही है तो कैसे निकल रही है, जो उस भाई का सवाल है कि सर वैक्यूम में पड़ा होगा तो कैसे निकलेगी। मैंने उसको क्या कहा, भाई मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ाया कि हवा में कैसे निकलेगी। तो कहते सर वैक्यूम में रखने, वो बताएं कैसे निकलेगी। पढ़ा दूंगा, वो भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। आपको ना बड़ा बिल्कुल एक सिंपल तरीन सा मैंने आपको मॉडल समझाना है। किस चीज का? मैं मिसाल के तौर पर ये कहना चाहता हूं कि मैंने ये मार्कर जो है यहां से अरमगान आप तक पहुंचाना है। क्या करना है जनाब साहब? मैंने मार्कर जो है वो अरमगान तक पहुंचाना है। जरा प्लीज चेक कीजिएगा कि मैं इसको कैसे अरमगान तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बेटा ये आप पीछे वाले को दे दीजिए, भैया आप दीजिए। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट हैज हैपेंड टू दिस पेन? दिस पेन वाज क्या? नहीं, ट्रांसफर तो जनरल है, स्पेसिफिकली बताएं। दिस पेन वाज कंडक्टेड टू अरमगान। क्या किया पेन के साथ आपने? ट्रांसफर तो मैंने किया। ट्रांसफर तो अभी मैं उसको कहूँ भाई तू खुद पेन लेकर ले 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 ले। पेन तो इन्होंने मुझे ट्रांसफर किए, लेकिन मैंने ट्रांसफर किया था थ्रू, इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने थ्रू कन्वेक्शन किए। क्या किए? जरा वापस जाइए, दोबारा सुन लीजिए। पेन अगर पार्टिकल टू पार्टिकल एक एक बंदे के थ्रू में ट्रांसफर कराऊं और कोई बंदा नहीं ले, बंदा के साथ ही बस मैंने पेन पीछे दे दिए, वो उससे पीछे दे देगा, उससे पीछे, तो वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल अगर एक चीज में दूसरे एंड तक पहुंचा देता हूं तो उसको कहता है कंडक्ट कराइए। क्या कराइए? क्या कराइए? यू नो, हम ना हमारे ये जो लारी अड्डा होता है, लारी अड्डा पे जो बसें खड़ी होती हैं, बसों के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट है, एक है ड्राइवर, एक है कंडक्टर है। कभी किसी ने सुना बस के एक कंडक्टर होता है? क्या करते हैं? आवाजें लगाते हैं। क्या आवाजें लगाते हैं? ये आवाज बड़े मजे की। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी। उसका बेसिकली मकसद क्या है कि वो कंडक्ट करता है पैसेंजर्स को। वो बस का कंडक्टर होता है, किसी को बैठाता है, किसी को उतारता है, ठीक है, उनसे पैसे शैसे लेता है। अदरवाइज बस ड्राइवर गाड़ी भी चलाए, सवारी भी बिठाए, पैसे भी ले। ड्राइवर को कहता है भाई तू ड्राइविंग को फोकस कर, गाड़ी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे पैसे लेने हैं, किससे पैसे देने हैं, किसे बिठाना है, किसे उतारना है, क्या आवाज लगानी है, क्या नहीं लगानी है, वो कंडक्टर देख लेगा। बेसिकली वो कंडक्ट कर रहा होता है, किसको? पैसेंजर्स को, ठीक है, इसलिए उसको कंडक्टर कहते हैं। आपने क्या किया? मैंने पेन आपको दिया, आपने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने, तो पार्टिकल्स क्या हो गए? ये सब पार्टिकल्स क्या हो गए? ये कंडक्टर्स बन गए। क्या बन गए? भाईजान जरा आवाज लगाएं, मतलब पेन दे, ठीक है, हाँ भी पेन दे। तो ये सारे पार्टिकल्स क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर कंडक्टिंग दिस पेन टू अरमगान। ठीक है, अरमगान में भी काम करना है आपने खुद नहीं आना पहले। जब अच्छा वैसे वापस आए दोबारा खुद आए, बल्कि छोड़ दे बैठे बैठे। मैं भाई आपके पास चल के आ जाता हूँ। आपकी टांग में मैंने महसूस किया कि दर्द था, है जी, ये लीजिए भाई, ये पेन आपका हुआ, ठीक है जी, लो जी। ये मैंने क्या किया? मैं खुद चल के गया हूं। पार्टिकल ने कहा इज्जत माब अरमगान साहब, ये लीजिए पेन आपका हुआ। तो ये पेन को मैंने क्या किया? मैंने पेन को कंडक्ट नहीं किया, कंडक्ट पार्टिकल टू पार्टिकल हो रहा था। मैंने पेन को कन्वेक्ट किया है। क्या किया? पेन की क्या हुई है? कन्वेक्शन। और अगर मैं खड़े खड़े यहाँ ये फैसला करूं कि भाईजान ना मैंने पार्टिकल्स का सहारा लेना है, ना मैंने खुद जाना है, अरमगान साहब मैं यहाँ से फेंकूंगा, आपने कैच करना है, ठीक है, तेरी शायद कैच ड्रॉप हो गया। खैर बहरहाल पेन उधर पहुंच गए। कैच उसने किया है कि नहीं किया?
ये मेरा टॉपिक नहीं, मेरा टॉपिक है मैंने पेन को क्या कर दिया है, मैंने पेन को रेडिएट कर दिया है। क्या कर दिया? मैंने पेन को एक निशाना बनाकर रेडिएशन बनाकर आगे फेंक दिए, ठीक है। अब वो रेडिएशन किसको लगती है किसको नहीं लगती, कौन उसको एब्जॉर्ब करता है कौन उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, कौन उसको कैच करता है कौन नहीं करता, वो अलग बात है। बेसिकली जो हीट है इट्स व्हाट इज इट, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, और उसको ट्रेवल करने के कितने तरीके हैं उसके पास ट्रेवल करने के 3 तरीके हैं, और वो 3 तरीके क्या थे, एक था पार्टिकल टू पार्टिकल। अच्छा, ये जो पेन वापस आए सारे, ये दोबारा क्या हुआ, ये दोबारा कंडक्शन हुई है। और अगर मकान खुद ले आता सारे पेन तो क्या होता, कन्वेक्शन होता। और अगर मकान कहता सर जी जरा आप भी कैच करके दिखाएं, ठीक है, तो वो क्या होता। बस ये पढ़ाना है भाई, क्या पढ़ाना, कि ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी जो है वो 3 तरीकों से होती है। एक तरीके का नाम है कंडक्शन, दूसरे का नाम है कन्वेक्शन, तीसरे का नाम है रेडिएशन। चेक कीजिए क्या डेफिनेशन लिखी है कंडक्शन की। इट्स अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन एंड ऑफ द सॉलिड टू द अदर एंड विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बट ड्यू टू क्या, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है जी, क्या हुआ, बेसिकली ये 3 जो जुमले मैंने लिखे हैं तीनों कंपैरेटिव जुमले लिखे हैं। कंडक्शन के लिए लिखा मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, इधर भी लिखा मेथड, कन्वेक्शन में भी क्या लिखा है, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, उधर भी क्या लिखा है, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ। अच्छा, पहले वाले कंडक्शन में क्या लिखा है, फ्रॉम वन एंड ऑफ द सॉलिड, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड सॉलिड। कंडक्शन किस में होती है जी, सॉलिड्स में। कन्वेक्शन जब लिख रहा था वहां क्या लिखा है, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन अ फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड्स या गैसेस। तो लिक्विड और गैस मैंने कन्वेक्शन में कवर कर लिया। और तीसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, किधर लिखा है, किधर लिखिए जी, वैक्यूम क्या लिखा है, विदाउट रिक्वायरिंग एनी मीडियम, विदाउट रिक्वायरिंग एनी मीडियम और पार्टिकल्स का लिखे वैक्यूम, विदाउट रिक्वायरिंग एनी मीडियम और पार्टिकल्स को अंडरलाइन करके क्या लिखें, वैक्यूम लिखें। तो लो जनाब साहब, इससे पहले कि मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो, एक चीज तो क्लियर होगी कि ये वाला फिनोमेना इसके थ्रू भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, इसके थ्रू भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, इसके थ्रू भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। ये कंडक्शन वाला फिनोमेना कहां होगा जी, ब्लू वाला मार्कर चाहिए। एक चीज मैंने क्लियर कर दी कि ये होगा सॉलिड्स के अंदर, ये होगा फ्लूइड्स के अंदर, और ये होगा किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। जिसमें क्या नहीं होगा, जिसको क्या नहीं चाहिए होगा भाई, बताइए जनाब साहब। वैक्यूम मतलब उसको पार्टिकल शार्टिकल, ओके। जब सॉलिड्स में होगा तो सॉलिड्स का आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स तो आपस में क्या हुए होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैम पैक्ड होते हैं, यू नो समथिंग लाइक दिस। ये टाइटली पैक्ड, ये जैम पैक्ड का फिनोमेना है। इसमें पार्टिकल्स, ये वाले पार्टिकल्स एक्चुअल में मूव कर सकते हैं। मतलब जब आपकी क्लास चल रही है तो क्या क्लास में ऐसा होगा भाई तू इधर रोड तो तू उधर रोड, क्लास किस की वाइब्रेशन तेज की है तो वो अपने एक्स एक्सिस में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। अगर आप कहते हैं सर मैंने इसके जी एक्सिस में पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराया है या किसी भी तरफ इस तरफ कराया है तो ये पार्टिकल्स इस तरह अपनी एनर्जी लेके ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। क्या नहीं होगा, ये पार्टिकल यहां से उठ के वहां नहीं जाएगा, वो कहेगा सर जगह ही नहीं है, मैं जाऊं कहां से, है या तो जगह हो ना फिर तो मैं चला भी जाऊं। तो सॉलिड्स में बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं आपस में टाइटली पैक्ड, पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, जैम पैक्ड। पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग। पार्टिकल्स इन फोर्सेस को ओवरकम नहीं कर सकते, इसलिए जिधर हैं उधर ही रहते हैं। बहुत हुआ तो क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, बहुत हुआ तो एक दूसरे को टकले मार सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हीट करते हैं क्या होता है, एक दूसरे को तेज तेज टकले मारते हैं। तो जैसे जैसे तेज तेज टकले मारते हैं क्या होता है, अगर कोई बिल्कुल 7 बंदे जुड़े हों,
ठीक है। और अगर मैं कहूँ जी यहाँ से क्या होगा, यहाँ मिसाल के तौर पर ये बैठे हुए हैं और मैं उसको धक्का देता हूँ, और उसको धक्का देना नलायक आदमी, ठीक है। ये लो जी, चलो जी, इस मैंने इसको धक्का दिया, इसने उसको दिया, उसने उसको दिया। अगर बिल्कुल चिपके बैठे होते फिर तो मुझे उसको कहने की जरूरत भी ना पड़ती, मैं भाई को धक्का देता, खुद ब खुद धक्का किधर ट्रांसफर होता, खुद ब खुद ट्रांसफर होता, उसका कंधा इसके कंधे से जुड़ा होता, फिर क्या होता, इसका धक्का उसको भी लग जाता। तो धक्का इज एक्चुअली एन एनर्जी। धक्का क्या है, धक्का एक एनर्जी है। तो एनर्जी क्या हो रही है, वन पार्टिकल टू द अदर पार्टिकल टू द अदर पार्टिकल टू द अदर पार्टिकल ट्रांसफर हो रही है। पार्टिकल टू पार्टिकल फ्रॉम वन एंड ऑफ द सॉलिड टू द अदर एंड ऑफ द सॉलिड क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और इस ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं जी, कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, तो यू नो इट्स अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम क्या जी, फ्रॉम वन एंड ऑफ द सॉलिड टू द अदर एंड। एक काम करें, हीट एनर्जी के बाद कॉमा लगाएं, हीट देखा ना, इट्स अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, इधर कॉमा लगाएं, कॉमा के बाद क्या चल रहा है जी, फ्रॉम वन एंड ऑफ द सॉलिड टू द अदर एंड, ये कॉमा आ गया, विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, फिर कॉमा लगाएं, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द बट ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स एज शोन इन द डायग्राम। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। वैसे इस कंडक्शन में बहुत ज्यादा अमल दखल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज कर देते हैं। खैर मैं भी इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र नहीं करना चाहता, उसके थ्रू तो फिर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी आ जाएगी। छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, मैं करूंगा जब वक्त आएगा, मैं तब डिस्कस कर लूंगा। अभी जस्ट कितना समझ लीजिए, मैं यही कह रहा हूँ, थोड़ा सब्र करेंगे हम। तो मैंने अभी इलेक्ट्रॉन्स को रोके इसलिए कि जिनके अंदर होंगे वो गुड कंडक्टर्स होंगे, जिनके अंदर नहीं होंगे वो बैड कंडक्टर्स होंगे। तो बैड कंडक्टर को आप इंसुलेटर कह दीजिएगा, ठीक है। लेकिन चलो अब बात हो ही गई है तो पूरी करता हूँ। वो कहते हैं सर जी ये जो आप इलेक्ट्रॉन्स का भी जिक्र कर रहे थे, आपको मालूम है कि मेटल्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। कौन सा कॉन्सेप्ट है जी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यू नो पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी इतनी अच्छी ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है, बहुत कम ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो और वो क्या करें, वो करें जनाब साहब, पार्टिकल साहब तुम्हें हिलने की इजाजत नहीं है ना, मुझे तो है जी। पार्टिकल क्या करें, पार्टिकल अगर ये कहें कि पार्टिकल्स जैम पैक्ड हैं, उनको हिलने की इजाजत नहीं है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाजत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स कहें भाई हम तो फ्री है ना, हम तो डीलोकलाइज्ड हैं, हम तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो अगर हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते इससे पहले कि वाइब्रेशन पहुंचे, इससे पहले कि दूसरे तक वाइब्रेशन पहुंचे, अगर इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच जाए क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाला होगा। कौन सा वाला, और वो अगर वहां चला गया तो वो अपनी एनर्जी उधर ले गया। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी नॉर्मल से ज्यादा होती है, इसलिए दे आर नोन एज क्या, गुड कंडक्टर्स। मतलब उनको सिर्फ कंडक्टर्स नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर्स। ऑन द अदर हैंड जिनमें नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स, उनका क्या सीन होता है, होते वो भी कंडक्टर्स ही हैं, बट हमको क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर्स। और जिसको हम बैड कंडक्टर कहते हैं, अंग्रेजी क्या कहती है उसको, अंग्रेजी कहती है भाई तुम्हें बैड कंडक्टर ही कहना है तो बेहतर क्या कह दे, इंसुलेटर कह दे। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपको लोहे की मिसाल और वुड की मिसाल दे रहा हूँ। किसकी मिसाल दे रहा हूँ, वुड और लोहे की मिसाल दे रहा हूँ कि लोहे को अगर आप एक एंड पे गर्म करेंगे तो दूसरे एंड पे वो खुद ब खुद हीट पहुंच जाएगी। क्यों, हालांकि वो भी सॉलिड है। और वुड को आप एक एंड पे गर्म करेंगे तो दूसरे एंड पे हीट। मैं आपको ना वो क्या कहते हैं यार, ये किचन के अंदर जो आपका फ्राइंग पैन है, मैं आपको फ्राइंग पैन की मिसाल दे रहा हूँ कि फ्राइंग पैन का जो अंदर वाला पोर्शन है वो क्या है, वो स्टील का है या किसी ऐसे लोहे के मटेरियल का है, और जो उसका हैंडल है वो किस चीज का है, वो वुड का है। बच्चों अगर वो हैंडल भी स्टील का है तो फिर आप कहेंगे सर जी हमें माफ करें, हम ऐसा फ्राइंग पैन इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर उसको इस्तेमाल करना बहुत बड़ी मजबूरी है तो फिर हाथ में पहनेंगे वो बड़ा सा ग्लव है जी, ग्लव के साथ वो फ्राइंग पैन इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हाथ जल जाएगा और किसी काम जो रहेगा नहीं। क्यों सर, अगर उसको भी आपने स्टील के ही रखना है हैंडल को,
तो स्टील के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो सिर्फ कंडक्टर नहीं है, वो तो गुड कंडक्टर है। आप बेशक कहें जी मैंने तो हैंडल को गर्म ही नहीं किया, आप बेशक गर्म करें फ्राइंग पैन को दरमियान से, वो हीट ने कंडक्ट होते होते कहां पहुंच जाना है? हीट ने तो कंडक्ट होते होते हैंडल तक पहुंच जाना है। हैंडल क्या हो जाएगा? हैंडल भी गर्म हो जाएगा। तो हैंडल किस चीज का होना चाहिए? वुड का या प्लास्टिक का होना चाहिए, ताकि जब वो हीट वहां प्लास्टिक के पास पहुंचे तो प्लास्टिक के भाईजान आई हैव गॉट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, I'll be very बिल्कुल नॉर्मल कंडक्शन होगी। और नॉर्मल कंडक्शन भी कैसी होगी? बैड कंडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स ही कोई नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ही कोई नहीं है, आपको बात बताऊं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कन्वेक्शन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली क्या करते हैं? कन्वेक्शन करते हैं। लेकिन हम उसकी मूवमेंट को कन्वेक्शन क्यों नहीं कहते? हम उसे पार्टिकल ही नहीं कहते, हम तो उसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। है जी, पार्टिकल हम किसको कहते हैं? हम तो पूरे एटम या आयन या मॉलिक्यूल को पार्टिकल कहते हैं। उस हिसाब से क्या है? उस हिसाब से सॉलिड्स में कंडक्शन नहीं होती है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कन्वेक्शन कब होगी? जब पूरा पार्टिकल, नॉट द इलेक्ट्रॉन, कौन? एटम या आयन या मॉलिक्यूल, ये पूरे का पूरा क्या करेगा? जब ये पूरे का पूरा क्या बोलते हैं, एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाएगा, तो मैं इसको क्या कहूंगा? तो मैं इसको कन्वेक्शन कहूंगा, अदरवाइज मैं इसको कन्वेक्शन नहीं कहूंगा। तो आपको अपने दिमाग को समझाना क्या है? समझाना आपने ये है कि सर जी सॉलिड्स में क्या हो रहा है? मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन एंड ऑफ द सॉलिड टू द अदर एंड, आगे विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बट ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज नोन एज क्या? is known as conduction. And in the metals the free electrons play a very vital role, play such a role कि जिसकी वजह से हम कहेंगे metals become good conductors of heat। बहरहाल मैं इसके साथ अभी इससे बेहतर है कि मैं कंडक्शन की मजीद मिसालें दूं। मैं कन्वेक्शन समझाना चाहूंगा, क्योंकि कंडक्शन का मीनिंग तो मैं समझा चुका हूं। क्या था कंडक्शन का मीनिंग? मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन एंड ऑफ क्या? वन एंड ऑफ नहीं, सब्सटेंस भी कैसा? सॉलिड, वन एंड ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस टू द अदर, फ्रॉम वन एंड ऑफ द सॉलिड टू द अदर एंड, विदाउट क्या? विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स आर नॉट एक्चुअली मूविंग, बट ड्यू टू क्या? ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स और एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वो सिर्फ कब? जब आप मेटल्स की बात कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। बहरहाल व्हाट इज कन्वेक्शन बेसिकली बच्चों? तो कंडक्शन के साथ क्या क्या हो गया? कंडक्शन की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? नंबर वन, ट्रांसफर है ऑफ क्या? ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम क्या? फ्रॉम वन एंड ऑफ द सॉलिड टू द अदर एंड ऑफ द सॉलिड, विदाउट क्या? विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बट क्या? बट ड्यू टू द वाइब्रेशंस, बट ड्यू टू क्या? बट ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स। दिस कंप्लीट्स द डेफिनेशन कि कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन एंड ऑफ द सॉलिड टू द अदर एंड विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बट ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ क्या जनाब साहब? कंडक्शन। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप रखिए। हाँ, तो हाथ जल के राख हो जाता है, वो क्या फीलिंग है? वो कहते हैं सर जी जब ये क्या बोलते हैं हीट ट्रांसफर हो रही होती है मेटल्स के थ्रू, आपने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में मूव करते हैं, तो कहते सर जी मैंने तो कभी फील नहीं किए। आप जरा आज घर जाइएगा और फ्राइंग पैन के लोहे वाले एंड को हाथ लगाइएगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी है एक्चुअली। हाँ, हमें फील हीट की सूरत में हो रही है। किस सूरत में हो रही है? ये जो करंट लगता है, करंट लगने से भी स्किन क्या होती है? बर्न होती है ना, ठीक है? तो हीट लगने से भी क्या होती है? तो इफेक्ट दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो यहाँ से उठकर वहां आ गए, ठीक है? खैर बहरहाल मैं इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं समझाना चाहता, बादशाह साहब घर जाके हाथ लगाना नहीं है, ठीक है जी? करंट को हाथ लगाने वाला बर्र और है, और वो जो
किसी गर्म चीज को हाथ लगाने वाला भर और है, ठीक है, तो फीलिंग काइंड ऑफ सेम है, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। सो क्या समझा रहा हूँ क्या नहीं समझा रहा हूँ, कन्वेक्शन की तरफ जाना चाहता हूँ। कन्वेक्शन में अरमगान खुद आए थे ऑफ पार्टिकल्स। अब ये एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द फ्लूइड कैसे होती है, इसको समझने के लिए आपके सामने मैं ये एक टब बना देता हूँ। टब में क्या मौजूद है, टब में पानी मौजूद है, और अगर मैंने यहाँ से हीट किया है, तो हीटिंग का कल आपने एक टॉपिक पढ़ा है, हीटिंग कॉजेज, बोलो ना भाई, सबके सब ऊंचा बोलो। हीटिंग कॉजेज क्या, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं मैंने यहाँ पे हीट कर दिया है, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे। बल्कि एक जवाब दीजिए, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा कि स्पेस बड़ी होगी, स्पेस बड़ी, बहुत थोड़ी, अच्छा, नो डोंट, आई डोंट माइंड, जवाब दें, सही दें, अच्छी बात। जवाब जब नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि मैं सुम्मुन बुकमुन हुमयुन फहुमला या किलून के साथ खिताब कर रहा हूं, तो मैं फहुमला या किलून के साथ खिताब नहीं करना चाहता, मैं किसका खिताब करना चाहता हूँ, फहुम या किलून, ला या किलून के साथ नहीं, ठीक है। सो बच्चों, जब आप यहाँ हीट करोगे, प्लीज टेल मी, ये वाले पार्टिकल्स उस हीट एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ओके डन हो गया। एब्जॉर्ब करके आपने कल कहा कि थर्मल एक्सपेंशन होती है, क्या होता है एक्सपेंशन का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स है वो ज्यादा होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ज्यादा हो जाता है, आर यू श्योर? तो फिर डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या दे रहा था, डेंसिटी कम हो जाती है। तो डेंसिटी जब कम हो जाती है तो लाइट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, जब लाइट हो जाएंगे तो लाइट चीजें किधर जाती हैं, ऊपर जाती हैं, क्या जाती है साहब? इस पूरी कहानी का स्टार्ट कहाँ से है, हीट से। आपने हीट किया, ये मॉलिक्यूल्स क्या हुए, एक्सपैंड हुए। स्टार्ट मैंने कहा से कि हीट से, मैंने कहा मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, उनकी क्या होगी, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी कम का मतलब वो लाइटर हो गए। लाइटर जो चीज होती है किधर जाती है, ऊपर जाती है। तो बात स्टार्ट हुई हीट से और एंड हुई हीट अप। हीट अप हो गया, क्या हो गया जी, सर जी बंदा हीट अप हो गया, नहीं बंदा हीट अप नहीं हुआ, फिर भाई कूल डाउन हो जाए है। हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, क्या, हीट अप कूल डाउन। मैं भी आपको हीट अप समझा दिया ना, अभी आपको कूल डाउन समझाऊंगा। हीट अप का क्या सीन है, जब आप हीट करते हैं तो उसका अल्टीमेट नतीजा क्या होता है, अप होता है। क्या नतीजा उसका, दोबारा सुनिए, क्यों अल्टीमेट नतीजा हीट का अप है। आपने हीट किया, पहला स्टेप क्या है, पार्टिकल्स विल एब्सॉर्ब दैट हीट, देयर वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन और व्हाटएवर विल इंक्रीज। उस वजह से हमने सीधे सीधे पढ़ा एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन मींस वॉल्यूम इंक्रीज में वो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्स है, वॉल्यूम ज्यादा हो तो डेंसिटी कम का मतलब है द ऑब्जेक्ट बिकम्स लाइटर, द मॉलिक्यूल्स बिकम लाइटर। इफ दे बिकम लाइटर तो लाइटर चीजें ऊपर जाती हैं, फ्लोट करती हैं, ये ऊपर जाती हैं। तो जब वो ऊपर जाती हैं तो हमने कहा मैंने तो किया था हीट, वो हो गया चला गया ऊपर, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, ये हीट अप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। इनके मुकाबले में जब ये हीट वाले अप जाएंगे तो ये कूल वाले क्या करेंगे, ये कूल वाले डाउन क्यों जाएंगे, पहले अगर मैं कूल कर लूं डाउन एंड पे होगा। यहां से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बारे में ख्याल सुनिए, यहां पे हीट कर रहे थे, यहां टेम्परेचर ज्यादा था, वहां टेम्परेचर क्या होगा, अच्छा जब टेम्परेचर कम होता है तो मुझे एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्शन होती है कि एक्सपेंशन होती है। हमने कल कहा था टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन होगी, किसी का टेम्परेचर कम होगा तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन हुई होगी, उसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे। जब इसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम, तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। डेंसिटी वाले फ्लोट करेंगे कि सिंक करेंगे, वो अप जाएंगे कि डाउन जाएंगे, तो जब वो डाउन जाएंगे तो क्या होगा, वो डाउन चले जाएंगे। थे डाउन जाएंगे क्यों, सर वो कूल थे, डाउन चले गए, क्या हो गए, कूल डाउन हो गए। तो यू नो व्हाट हैपेंस, हीट वाले अप हो गए, कूल वाले, एक तरफ से हीट अप हो गया, दूसरी तरफ से कूल डाउन हो गया, तो हीट अप और कूल डाउन, हीट वाले अप कूल वाले डाउन, हीट वाले अप
कूल वाले डाउन, देयर यू गो, व्हाट इज दिस, एक प्रोसेस डेवलप हो गया है, हीट वालों का अप होना, कूल वालों का डाउन होना, मॉलिक्यूल्स को क्या मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है, मॉलिक्यूल कोई ऊपर जा रहे हैं, कोई हीट वाले ऊपर जा रहे हैं, कूल वाले नीचे आ रहे हैं, हीट अप कूल डाउन, हीट अप कूल डाउन। एहसान साहब, इस किस्म की मूवमेंट का नाम भी क्या है, कन्वेक्शनल करंट नाम है। क्या नाम है? वो कहता सर करंट होगा कि नहीं होगा, ये तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं भाई, इसका नाम भी क्या है, करंट, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। पिछले कंडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो वो भी करंट ही है, वो इलेक्ट्रिकल करंट है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, पार्टिकल्स की वहां मूवमेंट नहीं हो रही, इसलिए हम इसको कंडक्शन कहते हैं। पार्टिकल्स की मूवमेंट होती ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का भी मूवमेंट है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, हर बार इसलिए उसको इग्नोर किया गया है, फिजिक्स है ना, फिजिक्स इतने छोटे लेवल पर नहीं जाती, फिजिक्स बार बार ऊपर से ही, वो फिजिक्स इस बात से भी तंग है, कह रहे हैं मुझे तुमने क्वालिटेटिवली पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है, मैं हूं पूरी क्वांटिटेटिव चीज, तुम कहते हो क्वालिटेटिव पढ़ानी, तो खैर बार गुजारा चलाएंगे। यूं समझिए थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। मैं तो समझता हूं इसका नाम थर्मल फिजिक्स की बजाय केमिकल फिजिक्स होना चाहिए, ऐसी फिजिक्स जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, बल्कि काम कर रही होती है केमिकल फिजिक्स। पेज कैटर बनाए, वहां ध्यान लिखा ना थर्मल फिजिक्स, उसके पीछे लगे केमिकल फिजिक्स है। तो अच्छा जी, यहां पे जब मैं आपको ये हीट वाले मॉलिक्यूल्स का अप जाना और कूल वाले मॉलिक्यूल्स का डाउन जाना सिखा रहा था, तो मैंने इस पूरे मूवमेंट ऑफ व्हाट, particles, movement of molecules, these are not electrons which are moving now, these are what, proper molecules are moving now, due to क्या, एक तरफ डेंसिटी का कम होना, दूसरी तरफ डेंसिटी का, ड्यू टू डेंसिटी का डिफरेंस जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, सच मूवमेंट इज नोन एज क्या, सच अ मूवमेंट इज नोन एज कन्वेक्शन। किसी को मसला इस बात से, क्या बोलते हैं उसको, हम कन्वेक्शन बोलते हैं। सो देयर यू गो, ये आपका सेकंड कॉलम हो गया। तीसरे कॉलम में क्या लिखा है, रेडिएशन। बेटा जी पहला जुमला तो इधर भी मैं क्या लिखूंगा, इट इज अ मेथड ऑफ क्या, ट्रांसफर ऑफ क्या, हीट एनर्जी फ्रॉम क्या, एनी वन पॉइंट टू द अदर विदाउट रिक्वायरिंग एनी मीडियम। मीडियम है या मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या वैक्यूम है, विदाउट रिक्वायरिंग एनी मीडियम के साथ लिख दीजिए वैक्यूम लिख दीजिए,